वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं जेबीटी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ के बारे में। ठीक है, इस वीडियो से पहले भी हमने इसके एक पार्ट को डिस्कस करा है और इसके स्ट्रेटेजी के बारे में भी बताया है कि किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर अभी तक आपने उसे विजिट नहीं करा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन करिएगा। ठीक है, फिर देखिएगा टेलीग्राम चैनल भी हमारा बना हुआ है, इसी के साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी है। अगर आप उसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, ये विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत ये आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन कौन से हैं। तो पूछा गया है अल्पप्राण व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे। तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, तो विकल्प बी क और ग ये अल्पप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसका आपने ध्यान रखना है। जितने भी प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं, ये पहले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए आपकी आगामी परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होंगे ही होंगे। इसका आपने ध्यान रखना है। इसके पश्चात देखिएगा अगला जो प्रश्न यहाँ पर है, चलिए थोड़ा सा जो मैं आपको यहाँ पर और तथ्य बता देता हूँ। जो अल्पप्राण है, इसके संबंध में आपको जानकारी देता हूँ। जो अल्पप्राण होता है, इसमें वे व्यंजन आते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख से कम हवा निकलती है। क्या है? मुख से कम हवा निकलती है, उन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं। साथ में जो महाप्राण किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है, तो उन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। देखिएगा, जो अल्पप्राण में आते हैं, वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा। कौन कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा। और जो महाप्राण में आते हैं, दूसरा और चौथा व्यंजन। तो इन तथ्यों को आपने ध्यान में रखना है, यहाँ से आपसे प्रश्न भविष्य में बन सकता है। इसके पश्चात देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्न में से नासकीय व्यंजन कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपकी आगामी परीक्षा में बनेगा ही बनेगा। तो जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, तो वो हो जाएगा विकल्प बी। फिर अगला प्रश्न है, ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपने सही विकल्प का चयन करना है। तो ये दोनों कहलाते हैं कंठीय तालव्य। कंठ और तालव्य से दोनों का उच्चारण होता है, तो डी सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं। तो जो अयोगवाह वर्ण पूछे गए हैं, तो अयोगवाह वर्ण होंगे यहाँ पर आपके विकल्प डी, अंग और आ। ठीक है, तो डी यहाँ पर सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। इसके पश्चात देखिएगा, कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। तो जो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएंगे, तो ये हो जाएंगे य, र, ल, ब। य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन आते हैं, इनका भी आप ध्यान रखिएगा। फिर अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि जो अयोगवाह किसे कहा जाता है, तो अयोगवाह इन्हें कहा जाता है जो ना तो आपके स्वर में रखे जाते हैं और ना ही ये व्यंजन में रखे जाते हैं। इनकी गणनाएं अलग प्रकार से होती है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। देखिएगा, निम्न में से बताइए किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है। तो जो 9वें का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, दिल्ली। जो दिल्ली है, इसमें आपको द्वितीय व्यंजन देखने के लिए मिलेगा। देखिएगा, यहाँ पर आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि जो ये वीडियो होगी या फिर जो ये सीरीज़ होगी, ना केवल जेबीटी की परीक्षा के लिए, अपितु हिंदी से संबंधित कोई भी परीक्षा होगी, वहाँ पर आपके लिए ये महत्वपूर्ण साबित होगी ही होगी। वैसे देखिएगा, आजकल कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं होती है जहाँ पर हिंदी ग्रामर नहीं पूछा जाता। हर एक परीक्षा में हिंदी ग्रामर पूछा जाता है, तो आपको हर एक जगह यहाँ पर ये महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। फिर देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 10, श, श, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो जो सही विकल्प हो जाएगा 10वें का, ये सभी कहलाते हैं संघर्षी व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ पर सी सही विकल्प हो जाएगा। फिर देखिएगा, यहाँ पर आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा LT टेट, LT कमीशन, PGT हिंदी के नोट्स और कोर्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। अगर जो इंटरेस्टेड होगा तो यहाँ पर देखिए, ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर व्हाट्सएप करके सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। फिर देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं।
तो जो यहाँ पर नवीन विकसित ध्वनियाँ होंगी तो इसमें आएगा ख और ग। इन दोनों के नीचे हलंत लगा हुआ है, ख और ग, ठीक है, हलंत वाले ये नए होंगे। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 12 है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण पूछा गया है। तो यहाँ पर जो 12 का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प सी। जो म है ये घोष वर्ण के अंतर्गत आता है, तो 12 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। तो थोड़ी सी यहाँ पर आपको और तथ्य बता देता हूँ, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिएगा, घोष उन्हें कहते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण पर स्वर तंत्रियों में कंपन हो, अर्थात जब हम उच्चारण करते हैं किसी शब्द का तो हमारे गले में देखिएगा कंपन उत्पन्न होती है, तो उसे स्वर तंत्रियाँ कहते हैं, गले की तंत्रियों को। फिर इनमें जो कंपन होता है तो इन्हें घोष कहते हैं। घोष का ही दूसरा नाम सघोष भी होता है, ठीक है। सघोष और घोष एक ही होते हैं। अगर आपसे पूछे कौन कौन से ये वर्ण आते हैं इसके अंतर्गत, घोष या अघोष के अंतर्गत, देखिएगा वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन जो होगा ये घोष या सघोष के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार से अघोष के बारे में बता देता हूँ, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो तो उन्हें अघोष कहा जाता है। देखिएगा, इसके अंतर्गत आएगा पहला और दूसरा व्यंजन, पहला और दूसरा व्यंजन आएगा अघोष के अंतर्गत। इसका भी ध्यान रखना आपसे, ये भी प्रश्न परीक्षा में बन ही सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 12वें का सही विकल्प सी बताया गया है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 13, इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा अमानक वर्ण है? तो अमानक वर्ण के अंतर्गत जो सही होगा यहाँ पर, तो जो विकल्प सी है ये सही हो जाएगा, ये अमानक वर्ण होगा, ठीक है। बाकी सारे मानक है, ख, ध, फ। अगला जो प्रश्न है 14, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किससे हिंदी में आई हैं? तो ये नए वर्ण है जो हिंदी में आए हुए हैं, नई ध्वनियाँ कह सकते हैं। तो ये सभी आई हैं अरबी और फारसी से, तो बी यहाँ सही विकल्प हो जाएगा। फिर देखिए 15 का सही विकल्प, 15 प्रश्न पूछा गया है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प सी, 52। कई बार ये भी पूछा जाता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। अगला प्रश्न है, क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो देखिएगा क्या प्रश्न पूछा गया था कि जो क्ष ध्वनि है ये किसके अंतर्गत आती है? क्या ये स्वर है, क्या ये घोष है, क्या ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त वर्ण है, या फिर तालव्य है? तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो विकल्प सी, ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो सी हो जाना था, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पर आगे आपको व्याख्या कर देता हूँ कि जो क्ष है, एक क्ष हो गया, दूसरा हो जाएगा आपके पास यहाँ पर त्र, तीसरा जो होगा आपके पास ज्ञ, ज्ञानी वाला ज्ञ, फिर चौथा हो जाएगा श्र। ये आपके पास आते हैं संयुक्त वर्ण के अंतर्गत, ये 4 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्ष का संधि विच्छेद या क्ष किस प्रकार से बनता है, तो क, आधा क और श, ये भी बता देता हूँ। रुकिएगा, यहाँ पर पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए क्ष का किस प्रकार से संधि विच्छेद होता है या फिर किस प्रकार से ये बनता है, तो ये बनेगा क आधा होगा प्लस श, इस प्रकार से आपका क्ष बनेगा। फिर अगर आपसे ये प्रश्न बने कि त्र किस प्रकार से बनता है, त्र, तो ये बनेगा इस प्रकार से, आधा त होगा प्लस र, ये इसका बनने का तरीका होगा। अगर पूछा जाए ज्ञ किस प्रकार से बनता है, ज्ञ ज्ञानी वाला, तो इसका होगा, देखिए तरीका इस प्रकार से, ज आधा ज प्लस ज्ञ, ये इसका संधि विच्छेद होगा, ठीक है। या फिर संधि, ज्ञ का संधि विच्छेद ये होगा और संधि इस प्रकार से होगा, इसका ध्यान रखना है। श्र का देखिए, श्र बनता है आधा श जमा र, इस प्रकार से बनता है। तो कुछ ये एक्स्ट्रा तथ्य मैंने आपको बताए, आशा है कि आपको ये संपूर्ण जानकारी हो गई होगी और आपका अवश्य इसको नोट करते रहे होंगे। तो नोट करना है जो जो आपको नए तथ्य बताता हूँ, क्योंकि ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं।
फिर अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर क्या पूछा गया है, हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ग के बाद आता है। तो जो सही विकल्प हो जाएगा 17 का, तो ये होगा विकल्प ए, क के बाद। ए सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, रुकिए पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला रखते हैं। देखिए अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था कि जो ज्ञ है इस वर्ण में किन किन वर्णों का संयोग किया गया है, ऊपर बता दिया था। मुझे लगता है आपको ये अब आ जाता होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19, अघोष वर्ण कौन सा है। तो पहले ही मैंने आपको इसकी व्याख्या कर दी थी कि जो अघोष उन्हें कहा जाता है जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। तो देखिए वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आपके अघोष के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा इसी हिसाब से विकल्प सी नहीं डी, स कहना चाह रहा हूँ, तो डी सही हो जाएगा 19 का। अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, घ का, तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा कंठ। देखिएगा थोड़े से यहाँ पर आपको कंठ से संबंधित जानकारी देता हूँ। कंठ से उनका उच्चारण होता है जो क वर्ग के अंतर्गत आते हैं, क ख ग घ ढ ये आते हैं क वर्ग के अंतर्गत, इन्हें कंठी ध्वनि भी कहा जाता है, ठीक है, कंठी ध्वनि। फिर आगे चलते हैं, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। रुकिएगा, ये देखिएगा अगला प्रश्न है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। अभी ऊपर आपको बताया था कि संयुक्त व्यंजन कौन सा होगा, तो यहाँ पर जो होगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, ज्ञ। फिर देखिए अगला यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं होगा। तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प डी, जो ट है ये दंत्य नहीं होगा। बाकी देखिए त थ द ध न, क्या है, त थ द ध न, ये सारे ही दंत्य होंगे, अर्थात दांत से स्पर्श करते हैं जब हम उच्चारण करते हैं इनका। तो फिर देखिएगा पूछा जाएगा कि अगर ट कहाँ से उच्चारित होता है, तो ये मूर्धा से होता है और इसे मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा, मूर्धा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपको। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं आगे, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहा जाता है। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत शब्द कहा जाता है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ। फिर अगला प्रश्न है, क्ष वर्ण किसके योग से बनता है। ऊपर ही आपको बताया था मैंने ये, तो देखिए जो विकल्प ए है, आधा क प्लस श। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो देखिएगा, तो जो यहाँ पर मैं आपको 2-4 तथ्य बता दूंगा। अगर सीधे सीधे पूछा जाए तो कितनी है, 11 होगी, ठीक है। अगर कई जगह आपको 13 भी दिया जाता है तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि अगर 11 तो है मूल, ठीक है, इसके पश्चात अगर इसमें अंग और आह को जोड़ा जाता है, ये जो इनको जोड़ने से ये 13 भी हो जाती है, तो थोड़ी सी दुविधा है। अगर देखिए दोनों मैंने आपको बता दिया, अगर सिंपल अगर 13 नहीं दिया होगा तो आप 11 पे टिक करिएगा, अगर 13 दिया हुआ तो आप 13 पे भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अंग और आ ये दोनों ही जब मिलते हैं तो इससे 13 हो जाती है इसकी संख्या। तो यहाँ से आपको ये स्पष्ट हो चुका होगा जहाँ तक मुझे लगता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। तो जो विकल्प डी है, जी ये स्वर नहीं है, बाकी अ उ और ए ये स्वर हैं। फिर अगला प्रश्न है, देखिएगा यहाँ पर आपको स्वर बता देता हूँ, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग आ, ये है स्वर की संख्या। मूल होंगे इसमें 11। अगर आपसे पूछा जाए अंग आ, इनको भी स्वर में ले सकते हैं हम। इसके पश्चात जो जी है ये व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ट वर्ग नहीं है। कौन सा ट वर्ग से संबंधित नहीं होगा, तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, ये ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी तीनों के तीनों विकल्प ट वर्ग के अंतर्गत आएंगे। फिर अगर पूछा जाएगा आपसे कि जो ये घ है ये किस वर्ग के अंतर्गत आता है,
तो ये कंठवर्ग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33। विकल्प सी सही यहाँ पर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पशच स्वर है? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प ए आ। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? तो अयोगवाह के अंतर्गत यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए विसर्ग। जो विसर्ग होते हैं इन्हें अयोगवाह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो जो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका तालव्य, विकल्प सी। देखिए तालव्य के अंतर्गत आते हैं च, छ, ज, झ, झ। इन्हें तालव्य ध्वनि कहा जाता है, ठीक है। और इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। अगला प्रश्न है 32, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो मैंने ऊपर आपको बता दिया था कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। परंतु जो विकल्प बी है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न देखिए 33, तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा च, छ, ज, झ, झ, विकल्प ए। अगला प्रश्न है, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? ऊपर मैंने बताया था आपको कि किसके अंतर्गत ये आते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही विकल्प हो जाएगा 34 का, तो ये हो जाएगा अंतस्थ, सी सही विकल्प। फिर देखिए अनुनासिक का संबंध होता है, तो बताना है कि जो अनुनासिक का संबंध कहाँ से होता है। ये होता है नाक और मुंह दोनों से। जब आप किसी शब्द का उच्चारण कर रहे हो तो अगर नाक और मुंह से हवा या ध्वनि जा रही हो तो इसे अनुनासिक कहते हैं, तो सी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो विकल्प के अनुसार जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा विकल्प डी, वर्ग के पंचमाक्षर। अगला प्रश्न है 37, और मुझे लगता है वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है, तो इसको देख लेते हैं। 37 का प्रश्न पूछा गया है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो देखिएगा ऊपर मैंने आपको कहा था ना, अगर 13 नहीं होगा तो आप 11 पे टिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर वो प्रश्न पूछा गया है। अगर 13 दिया होगा तो थोड़ा सा द्वंद्व होगा, आप 11 और 13 में से किसी को भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि क्लेम भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आधार कुछ और पूछा जाता तो आप वहाँ पर लगा सकते। अगर सिंपल से पूछा जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, परंतु कोई और आधार नहीं दिया होगा, 11 और 13 दोनों दिया होगा, तो आप वैसे तो 11 में ही लगाना, क्योंकि मूल 11 ही है। परंतु अगर कोई 13 में भी लगा देगा तो इसमें भी कोई गलती नहीं होगी, आप उसको भी क्लेम कर सकते हैं। परंतु आधार कुछ और पूछा जाएगा तो आप लगा सकते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। मूल 11 होंगे, परंतु जो नए शब्द वहाँ पर आए हैं अंग और आ, तो इनके आधार पर 13 बन जाते हैं ये। तो देखिएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमारी ये वीडियो थी। आप अवश्य बताइएगा कि आपको ये संपूर्ण वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पर वीडियो का समापन कर लेते हैं। धन्यवाद।